Oh God. Yes, we are live now. Hello friends. दिस इज हिमांशी एंड वेलकम टू लेट्स लर्न। तो आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी पेडागोजी, जिसको लेकर के इस बार बहुत परेशानियां हैं कि हाय रे बड़ा मुश्किल पेपर आ गया है ना, तौबा तौबा, और सारा मूड खराब कर दिया, वो वाली बात हो गई। तो मैंने पेपर देखा, एकदम आसान पेपर है। बस फर्क इतना सा है कि जिन्होंने कभी इंग्लिश पेडागोजी नहीं पढ़ी, थोड़ी बहुत भी, या समझने में जिन्होंने सिर्फ रट्टे लगाए हुए हैं टॉपिक्स के, समझा नहीं है उनको दिक्कत आएगी, अदरवाइज ईजी है ना। तो समझेंगे। और इसमें लैंग्वेज 1 वाला जो हिंदी का सेक्शन है, पेडागोजी का सिलेबस लैंग्वेज 1 हो, लैंग्वेज 2 हो, पेपर 1 हो, पेपर 2 हो, सभी के लिए सेम है। तो जितने भी सेशंस आज से और आगे तक, चाहे वो हिंदी के हों चाहे वो इंग्लिश पेडागोजी के हों, वो आप अटेंड करिए, क्योंकि अभी हिंदी पेडागोजी भी अनभिज्ञ नहीं रह गई है। इसका मतलब ये है कि जो इंग्लिश पेडागोजी है उसका ट्रांसलेशन देखने को मिल रहा है कई क्वेश्चंस में, सब में नहीं बट कई क्वेश्चंस में। तो अगर थोड़ा सा इंग्लिश पेडागोजी का, जैसे मैंने मैराथन्स लिए हुए हैं, तो थोड़ा देख लोगे तो उससे दिक्कत नहीं होगी। दूसरा, अगर नहीं भी देखोगे तो इस बार एक बार नए तरीके से हिंदी में भी समझा दिया जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एकदम चिल्ड आउट होकर के समझने पे फोकस करना है क्वेश्चन को। पेपर आसान है, पेपर मतलब क्वेश्चंस आसान है। ये 15 क्वेश्चंस हम करेंगे आज, थोड़ा सा ट्रेलर के लिए, कि आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बने कि पेपर आया कैसा था इस बार। और आगे भी मैं इसमें पेपर 1, पेपर 2, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 के क्वेश्चंस कराती रहूंगी। पेपर पे ही रखा है, इसको टाइप नहीं कराया है, ताकि एक रॉ फीलिंग आए आपको लगे कि क्वेश्चन पेपर में देख करके कैसे सॉल्व करते हैं, एक वो साइकी तैयार हो। स्टार्ट करते हैं। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट यू फील कनेक्टेड विद। आज सेशन लेने का प्लान था नहीं, थोड़ा सा कोल्ड था, बट फिर शाम होते होते जो है मूड तबियत थोड़े से बेहतर हुए। मैंने सोचा एक सेशन लेते हैं। कल वैसे भी हमारे आसपास जो है जागरण है, तो कल क्लास हो नहीं पाएगी, वैसे भी सैटरडे है कल, तो इसलिए। और संडे को संडे वार्ता जहां तक करेंगे, तो अगले 2 दिन जो है कुल मिलाकर के छुट्टी रहने वाली है, इसलिए थोड़ा सा आज चर्चा कर लेते हैं। ये क्वेश्चंस पे आने से पहले जो लोग बैच को लेकर के उसमें है, टेंशन में है कि अभी तक मेरा सेशन नहीं हुआ है, डू नॉट वरी एट ऑल। एक तो दीपावली की छुट्टियां आ गई थी बीच में, तो वो एक चीज रही। उसके बाद हमें सेशन शुरू करना था। कुछ सेशंस मैंने लिए, ऐसा नहीं है कि सेशंस नहीं हुए, 3 से 4 सेशन मैं ले चुकी हूँ, लेकिन चैप्टर वाइज जो डिस्कशन है वो मंडे से हम शुरू कर देंगे। करना आज से था, बट अगेन वो कोल्ड वाली दिक्कत रही, और एक अच्छी एनर्जी के साथ शुरू करेंगे चैप्टर्स को। बाकी टीचर्स की क्लासेस आपकी हुई हैं। अभी कुछ टीचर्स हैं जो घर गए हुए हैं, मंडे तक जो है आ जाएंगे। दीपावली की छुट्टियों के बाद 1-2 छुट्टियां उन्होंने और आगे ले ली हैं, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेनी। मस्त दिन में आपको फुर्सत भी नहीं मिलेगी, 6-6, 7-7 क्लासेस होती है टाइम्स, तो मस्त पढ़ाई करेंगे। जो लोग एनरोल करना चाह रहे हैं वो करियर विल ऐप डाउनलोड करके अभी 20th तक आपका डिस्काउंट है बैचेस पे, सीटेट के बैचेस में एनरोल कर सकते हैं। बेसिक सी फी है। तो स्टार्ट करेंगे, समझेंगे कहानी क्या है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भी मिल जाएगा। फटाफट से चलते हैं, क्वेश्चंस करेंगे, बहुत मजा आने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं, देखिएगा। और इस बच्चे का रिलेवेंस है आज के क्वेश्चन पेपर में, तो ये ना समझें कि बच्चा हमारा पर्सनल बच्चा नहीं है, इंटरनेट से उठाया हमने, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। 1 का मतलब है क्वेश्चन नंबर 91 से शुरू होती है, जो हिंदी लैंग्वेज 1 है, उसमें हम उठाते हैं फटाफट से पहला ही क्वेश्चन। आप पोल में जवाब देते चलेंगे और समझेंगे। ये मत सोचेगा मैं तो हिंदी लैंग्वेज 2 लेता हूं या लेती हूं, तो मुझे क्या दिक्कत, मैं ये वाला सेक्शन क्यों करूं, सिलेबस सेम है। जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे उतना अच्छा है। इसको एक प्रैक्टिस की तरह भी देखिए और समझ भी इसकी आपकी डेवलप होगी। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए और पढ़िए एक बार। अगर मैं बात करूं उस युक्ति का, यानी एक तो ध्यान से पढ़ना है, पढ़ जिसने ढंग से पढ़ लिया उसका आधा काम खत्म है। उस युक्ति का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए उदाहरण से मेल खाती है। यानी यहाँ पे 4 युक्तियां दी हुई होंगी और उदाहरण ये है, तो इस उदाहरण में युक्ति क्या है, टेक्निक क्या है, वो पहचाननी है। मैं भाषा पर ध्यान केंद्रित रखती हूं, मैं इस बात का पूरा ध्यान रखती हूं कि यह सही हो। यानी कोई बच्ची है जो कह रही है मैं भाषा पर ध्यान केंद्रित रखती हूं, या मेरा भी जैसे लैंग्वेज को लेके मैं फोकस करती हूँ कि सही भाषा का उच्चारण हो, सही से हम सही शब्दों में बात कर पाए, ठीक। तो मैं भाषा पर ध्यान रखती हूँ, या आप में से भी कई लोग होंगे जो अपनी भाषा का ध्यान रखते होंगे। जैसे आप कोई गलत शब्द का उच्चारण कर रहे हैं तो उसको ठीक करते हैं, उस प्रोनाउंसिएशन को। होता है, सबके साथ होता है कभी ना कभी। जो लोग ध्यान नहीं रखते वो कुछ भी बोल जाते हैं, ठीक है ना। तो मैं भाषा पर ध्यान केंद्रित रखती हूँ, मैं इस बात का पूरा ध्यान रखती हूँ कि यह सही हो। यानी जब हम दिमाग, बहुत सारे लोग आपने देखा होगा मुख सुख बोलते हैं उसको, हमारी मैम पढ़ाया करती थी टीचिंग ट्रेनिंग में, कि दिमाग को दिमाग बोलते हैं, बादाम को बादाम बोल देते हैं। तो ये क्या है, हम ध्यान नहीं रख रहे, मुख सुख की ओर हैं, मतलब आसानी से मुख को सुख मिल जाए।
कि बादाम बोलने में आ की मात्रा और लगानी पड़ेगी, दिमाग बोलने में ध्यान रखना पड़ेगा, दिमाग बोल देते हैं कई लोग, है ना। तो अब जो व्यक्ति यहाँ पे लिखा हुआ है मैं भाषा पर ध्यान केंद्रित रखती हूँ, मेरा भाषा पे ध्यान है और इस बात का पूरा ध्यान रखती हूँ कि यह सही हो, यानी मैं सही भाषा को इस्तेमाल करूं, ठीक। तो पहला ऑप्शन क्या हुआ, पर भाषा व्यवहार कहलाएगा, ये ट्रांस लैंग्वेज यूजेस कहलाएगा, ट्रांस लैंग्वेज यूजिंग कहलाएगा। क्या दो भाषाओं की कोई बात चल रही है, याद करना, ये याद करने की बात हो रही है, रट्टा लगाने की बात हो रही है, नहीं। पुनरावृत्ति करना, दोहराने की बात हो रही है, नहीं। ये बात है स्व निरीक्षण की। कितना आसान सवाल है, इसमें कुछ भी है, लड्डू है एकदम बिल्कुल। स्व निरीक्षण यानी आप सेल्फ असेसमेंट कर रहे हैं। इंग्लिश में भी इन शब्दों को जानते चलिए, आपकी इंग्लिश पेडागोजी भी तैयार होगी। दूसरा, अभी अगर आपने इंग्लिश पेडागोजी नहीं भी ली है, इंग्लिश आपने लैंग्वेज ही नहीं ली है, तब भी आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं कई सारे तो ट्रांसलेटेड हैं। जो हिंदी पेडागोजी में क्वेश्चंस है वो इंग्लिश से सीधे ट्रांसलेट कर दिए गए हैं, कई बार ये देखने को मिल रहा है हमें। उसका रीजन वही है कि सिलेबस सेम है। तो स्व निरीक्षण क्या है, सेल्फ असेसमेंट, बेसिक सी बात है कि आप खुद का आकलन कर रहे हैं, है ना। सेल्फ असेसमेंट, स्व आकलन, कोई और नहीं है। टीचर ने नहीं बताया कि बेटा इस शब्द को बादाम बोलो, आप खुद से ध्यान रख रहे हैं, अगर गलत बोल दिया तो ठीक कर रहे हैं उसको। तो एक सिंपल बात थी कि मैं भाषा पे ध्यान केंद्रित रखती हूँ, उस बात का पूरा ध्यान रखती हूँ कि यह सही हो। तो इसमें स्व निरीक्षण की युक्ति का इस्तेमाल हुआ है, यानी जो टेक्निक इस्तेमाल हुई है दैट इज सेल्फ असेसमेंट, स्व आकलन जिसको हम कहते हैं। क्लियर है बात। पर भाषा व्यवहार या ट्रांस लैंग्वेज की बात नहीं हुई है, इस पे भी हम आएंगे। मैं आपको कंफ्यूज करने के मूड में नहीं हूं। अभी आपके एक दिमाग में ये समझ पैदा हो कि पेपर आसान है, इसको समझा जा सकता है, इसी पे फोकस्ड हैं हम, ठीक है। सिर्फ दोहराने की बात यहां हुई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 92 कह लीजिए। कक्षा 2 के विद्यार्थी एक कविता गा रहे हैं। यह मेरी नाक है, यह मेरे कान। यह कविता गाते समय वे शरीर के जिस अंग का नाम लेते हैं उस अंग को स्पर्श भी करते हैं। अध्यापिका किस विधि का प्रयोग कर उन्हें सिखा रही है। जन्म जन्मांतर से इंग्लिश पेडागोजी में ये क्वेश्चन आता रहा है और पहले भी हिंदी में भी आया हुआ है ये क्वेश्चन एक आध बार। इसको हम कहते हैं, जब से ऑनलाइन पेपर हुआ तब से ये हिंदी में भी आया, अदरवाइज इंग्लिश में आया करता था, कि बच्चे कविता गा रहे हैं, ये मेरी आंख है, ये मेरे कान, ये मेरी नाक है ना। ऐसे होता है ना, कई बार क्लास में हम कहते हैं कोई कविता याद करो कि मछली जल की रानी है, तो हम मछली बना के दिखाते हैं, जल बना के दिखाते हैं। मतलब जैसा टीचर बोल रही होती है, जैसी बच्चे कविता गा रहे होते हैं कि इतना बड़ा कुछ भी, कोई एक चीज हो सकती है, कोई बहुत बड़ा आलू देखा एक दिन या बहुत बड़ा भालू देखा, तो बच्चे हाथों से, हाथ और पैरों का पूरा प्रयोग करके शरीर का वो एक्टिविटी कर रहे होते हैं। इसको टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स कहा जाता है, इंग्लिश में TPR कहते हैं इसको। और इसी को इन्होंने ट्रांसलेट करके दे दिया हिंदी में, समग्र भौतिक प्रतिक्रिया। यानी बच्चे अपने अंग को स्पर्श कर रहे हैं, अपने शरीर का इस्तेमाल कर रहे हो जब गाते हुए कविता को, तो उसको समग्र भौतिक प्रतिक्रिया, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स बोलते हैं। कि आप अपने पूरे शरीर का, भौतिक मतलब जो आपका शरीर है उसके थ्रू प्रतिक्रिया दे रहे हैं। यहाँ पे समग्र भौतिक प्रतिक्रिया, ये एक टेक्निक है, ये एक आपका मेथड है अगर मैं कहूँ पढ़ाने का, ठीक है ना। तो विभिन्न दर्शनग्राही, श्रव्य भाषिक, सिर्फ ऑडियो विजुअल है नहीं, संप्रेषणात्मक सिर्फ यहाँ पे कन्वर्सेशन चल रही है नहीं, बाकी यहाँ काम के नहीं है। अगेन कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे जब हम प्रॉपर मैराथन में, या अलग से मेथड्स भी मैंने डिस्कस किए हुए हैं, तब इनको लेकर के आएंगे, है ना। अभी बिल्कुल आप ये मान लीजिए कि आप किंडरगार्टन में हैं, तो आज हम पहला सेशन कर रहे हैं हिंदी पेडागोजी का इस जनवरी वाले सेशन के लिए। तो हम बेसिक एक चीज को समझेंगे कि इसका मतलब क्या है और ये जवाब इसका है तो क्यों है। इसका एनालिसिस प्रॉपर एक एक ऑप्शन का, वो चीरफाड़ हम आगे चल के करेंगे, नहीं तो अभी कंफ्यूजन क्रिएट होगी 100%। तो समग्र भौतिक प्रतिक्रिया, ठीक, ये क्योंकि वैसे भी ये टेक्निकल है, मतलब ये वैसा है कि भाई या तो आपको पता होगा या तो नहीं पता होगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, पोल में जवाब दीजिएगा। जस्ट 15 क्वेश्चन से आराम से खेलते कूदते करेंगे। विद्यार्थी पिछली इकाई से शब्द लेकर 5 प्रश्नों के उत्तर समूह में देने का काम कर रहे हैं। यानी कोई पहली यूनिट उन्होंने पढ़ी होगी, कुछ शब्द लेकर 5 प्रश्नों के उत्तर समूह में देने का काम कर रहे हैं। यानी 5 क्वेश्चन है और बच्चे भी 4-5 के ग्रुप में या 3 के ग्रुप में बैठ करके एक समूह बना करके क्या कर रहे हैं, प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं या प्रश्नों का हल निकाल रहे हैं। वे अपने सवालों को दूसरे समूहों के साथ अदला बदली करते हैं और सवालों के उत्तर देने की कोशिश करते हैं। कि मैंने अपने दोस्त को दिया, बेटा बोल रही हूँ कि भाई एक काम कर, ये बता दे, ये क्वेश्चन सुन ले मेरे से, या इसका जवाब क्या होगा। आपस में बच्चे चर्चा कर रहे हैं प्रश्नों के, अदला बदली कर रहे हैं अपने प्रश्नों की। उसकी नोटबुक अपने आप ले ली, अपनी नोटबुक उसको दे दी कि तू मेरे से क्वेश्चन पूछ, मैं तेरे से पूछूंगा। क्या है ये, ग्रुप में चल रही है ना चीजें, यानी समूह में अधिगम हो रहा है या आकलन हो रहा है, टेस्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, सहपाठी आकलन है ये, जिसको हम अंग्रेजी में क्या कह देते हैं, पीयर असेसमेंट। इसमें क्या मुश्किल है भाई, कोई मुश्किल नहीं है, पीयर असेसमेंट।
दिस इज पीयर असेसमेंट इंग्लिश में, या हिंदी में कहें सहपाठी आकलन, कि जो सहपाठी हैं, जो आपके दोस्त हैं, जो आपके क्लासमेट्स हैं, वो आकलन कर रहे हैं एक दूसरे का ग्रुप में। इस ग्रुप से वो 5 क्वेश्चंस दूसरे बच्चे को दिए, दूसरे ग्रुप के क्वेश्चंस खुद लिए, फिर एक दूसरे से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, एक दूसरे को नंबर दे रहे हैं कि अच्छा 5 में से कितने सही बताए, मैं तेरे को 2 नंबर दूंगा। ऐसे करते हैं ना बच्चे, ग्रुप में पढ़ते हैं। तो दिस इज सहपाठी आकलन, पीयर असेसमेंट। स्व आकलन होता है जब बच्चा खुद से ये काम अकेले कर रहा होता, सेल्फ असेसमेंट हो जाता है ना। फीडबैक की बात यहाँ जस्ट नहीं चल रही है, डिस्कशन भी हो रहा है। ऐसा नहीं है कि किसी से बस फीडबैक मांग लिया कि मैंने कैसा किया अपनी नोटबुक दे करके, ठीक है ना। पठन आकलन नहीं है, कोई रीडिंग असेसमेंट नहीं है, पढ़ने की बात नहीं हो रही है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा और जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर है 4, पढ़िए एक बार। क्या कहता है भाई, मुझे यह काम बहुत ही पसंद है जब अध्यापिका मुझे एक कार्ड देती है जिस पर कोई शब्द या वाक्य लिखा होता है, मैं उससे संबंधित अभिनय करती हूँ और समूची कक्षा उस शब्द वाक्य के बारे में अनुमान लगाती है। यानी एक बच्ची है जो ये कह रही है कि मुझे यह काम बहुत पसंद है। काम क्या है, आगे लिखा हुआ है कि जब अध्यापिका यानी जब टीचर जो है मुझे एक कार्ड देती हैं, एक फ्लिपकार्ट टाइप का कुछ होगा, है ना। एक उनको हम बोलते थे, क्या बोलते थे, याद आ रहा है कुछ, वो टीचिंग लर्निंग मटेरियल में यूज करते थे ना, कार्ड्स होते हैं, हाँ टीएलएम में एक कार्ड्स यूज करते हैं, फ्लैश कार्ड्स, राइट। तो जिस पर कोई शब्द या वाक्य लिखा होता है, अब इस पे, इस फ्लैश कार्ड पे कोई शब्द लिखा हो सकता है, कोई वाक्य लिखा हो सकता है, फिर बच्चा उसकी एक्टिंग करता है। वो डम शैट्स टाइप की चीज जो खेलते हैं लोग, कि आपको 3 वाक्य दिए गए, अब आप अपने संकेतों से बता रहे हैं, या तो उसकी एक्टिंग करके बता रहे हैं, या मुंह बंद रख के और कोशिश कर रहे हैं कि अपने साइन लैंग्वेज से बता पाए कि कौन सी मूवी की बात हो रही है। मैं उससे संबंधित अभिनय करती हूँ, यानी एक्टिंग करूंगी, और समूची कक्षा उस शब्द वाक्य के बारे में अनुमान लगाती है। होता है ना कि भाई 3 शब्दों का एक बात है और पहला शब्द हिंदी में है, इंग्लिश में है, ये सब करते हैं हम, फिर अनुमान लगा रहे हैं बाकी बच्चे। ये गेम चल रहा है, ठीक है ना। सस्ता डम शराट कहेंगे। शिक्षार्थी की प्राथमिकताओं के साथ शिक्षार्थी की टिप्पणी की पहचान करनी है कि ये प्राथमिकता क्या है बच्चे की, और वो इस टिप्पणी से क्या कहना चाहता है, ठीक है ना। तो पहला ऑप्शन क्या है, जब मैं गतिबोधक तरीके से संलग्न रहती हूं तो मुझे भाषा अच्छी तरह से याद रहती है। यानी जब मैं फिजिकली एक्टिविटी करती हूं, जब मैं गतिबोधक मतलब जिसमें एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है जिस काम में, वो चीज मुझे अच्छे से समझ आती है। बिल्कुल आसान बात है भाई। अगर इसमें ये फ्लैश कार्ड नहीं होता तो हो सकता है भाषा को समझने में उतनी आसानी नहीं होती। ज्यादा बेहतर हम समझ पाते हैं जब बच्चा सक्रिय होगा, जब बच्चे को एक्टिव रखना है आपको किसी भी ऑप्शन में। वही पेडागोजी का सिद्धांत यहाँ भी लागू होगा। जब मैं देखती हूं तो मुझे भाषा अच्छी तरह से याद रहती है। सिर्फ देखने की बात हो रही है, एक्टिविटी की। अभिनय करना क्या है, एक्टिंग करना क्या है, एक एक्टिविटी है। तो ये तो नहीं है कि सिर्फ देख के याद हो जा रहा है, पढ़ के होता तो हम मान लेते। जब मैं सुनती हूँ, इसमें सारी चीजें हैं। कार्ड से वाक्य को याद करती हूँ, ये सब आ गया यहाँ पर ए ऑप्शन में। वो ऑप्शन बेस्ट है जो बाकियों से बेहतर हो या अपने अंदर बाकी तीनों ऑप्शंस को समाहित कर ले। तो पहला ऑप्शन ही यहाँ सही हो गया। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर, जिसको हम यहाँ 95 भी कह सकते हैं। उस साइड जाएंगे, पोल आपके सामने आएगा और निशा जी के सौजन्य से देखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 95 है ये, और आपको जवाब देना है, ठीक। पढ़िए एक बार क्वेश्चन नंबर 95। इसको आगे से क्या कराएंगे, टाइप कराएंगे। अभी आप रॉ पेपर वाली फील ले लीजिए। देखिए भाई साहब, ये बार बार बताइए, जवाब दीजिएगा। कहना क्या चाहते हो, बार बार परेशान करके रखा है हमको। देखिएगा, बताइए फटाफट। बैच की क्लास बिल्कुल होगी, शुरुआत में बता दिया है, दोबारा देखना सेशन, है ना। मंडे से आपकी क्लास जो है बैच की शुरू हो जाएगी या कंटिन्यू हो जाएगी। अभी 3-4 सेशन में ऑलरेडी ले भी चुकी हूँ। फिर उसके बाद मंडे का सेशन जो है लास्ट होगा, जो यूट्यूब पे होगा वो चैप्टर वाला। उसके बाद आपकी यूट्यूब की क्लासेस अलग और बैच की क्लासेस अलग, ठीक है जी। तो निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन, ये वही असर्शन और रीजनिंग वाला क्वेश्चन है। अभिकथन क्या है, विद्यालय में प्रवेश करने वाले सभी बच्चे अपनी आयु अनुसार भाषा के सक्षम प्रयोगकर्ता होते हैं। यानी जो भी बच्चे स्कूल में एडमिशन ले रहे होते हैं उनको अपनी एज के अकॉर्डिंग, यानी 6 साल का बच्चा यदि पहली क्लास में है तो उसको भाषा बोलना आता है, इस्तेमाल करना आता है, अपनी बात को कहना, दूसरे की बात को समझना, अपनी मातृभाषा में, अपनी मदर टंग में, वो ये काम अपनी एज के अकॉर्डिंग, एज अप्रोप्रिएट लैंग्वेज उसको आती है। जब बच्चा स्कूल में जाता है, जिस भी आयु में जाएगा उस आयु के अनुसार वो भाषा सीख रहा होता है अपने एनवायरमेंट से। बात सही है नहीं, या मैं कहूँ भाषा का अर्जन कर रहा होता है, इकट्ठा कर रहा होता है लैंग्वेज को, जो भी आसपास उसने सुना होता है, कार्टून से, अपने माँ बाप से, अपने भाई बहन से, अपने आस पड़ोसियों से। ठीक है बात, ये बात तो सही है। ये बात क्या है, सत्य है, ट्रू है ये स्टेटमेंट के विद्यालय में प्रवेश करने वाले सभी बच्चे अपनी आयु अनुसार भाषा के सक्षम प्रयोगकर्ता होते हैं। अपनी बात को कहने सुनने का उनको ज्ञान होता है अपनी भाषा में, जरूरी नहीं है विद्यालय की भाषा में।
अगर घर में हिंदी बोली जाती है तो वो हिंदी में जानते हैं बात को कहना, कि अपनी एज के अनुसार उनको भाषा प्रयोग आता है। ऐसा नहीं है कि भाषा बिल्कुल नहीं आती उनको, जीरो होते हैं स्कूल में जाने से पहले, स्कूल में जाके लैंग्वेज सीख रहे हैं। स्कूल में जाके स्कूल की भाषा सीख सकते हैं, या उस भाषा को, मान लीजिए हिंदी घर पे बोली जाती है तो हिंदी को और बेहतरी से सीख सकते हैं, उसके नियम कायदे कानून सीखेंगे स्कूल में जाकर के, व्याकरण पढ़ेंगे, लेकिन भाषा का प्रयोग उसको आता है बच्चे को। ठीक, तो बात तो सही है। तर्क क्या है इसका? भाषिक और सांस्कृतिक विविधता के कारण वे अपनी योग्यताओं का प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं, कि उनकी लिंग्विस्टिक और कल्चरल डाइवर्सिटी होती है बच्चों में। सारे बच्चे एक तरह की संस्कृति से तो नहीं आते। कोई बच्चा होगा जो या सबकी भाषा एक तो नहीं होती। किसी बच्चे के घर में पंजाबी बोली जा रही है तो वो पंजाबी बोलेगा, किसी के घर में संस्कृत तो संस्कृत, किसी के घर में भोजपुरी तो भोजपुरी, किसी के घर में हिंदी तो हिंदी, किसी के घर में इंग्लिश तो इंग्लिश सीख के आया होगा। तो ये क्या हुई? विविधता हो गई क्लास में, कि सब बच्चे सेम भाषा जानते हो जरूरी नहीं है। और सांस्कृतिक विविधता, सबके घर में अलग त्योहार मनाए जाते हैं, अपनी योग्यताओं का प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। देखिए, जो सोसाइटी और कल्चर है वो बाधा नहीं बनता है, वो हेल्प करेगा लैंग्वेज में। तो ये बात यहाँ गलत हो गई, ये स्टेटमेंट, ये रीजन गलत है। ये पहली बात सही थी, ये गलत हो गई। तो ए गलत है, सॉरी ए सही है पर आर गलत है। ठीक है, 36% लोग इसका जवाब दे पा रहे हैं। भाई इसमें इतनी गड़बड़ क्यों है? आसान सी बात थी कि अपनी एज के अनुसार सीख के आते हैं बच्चे। हाँ आते हैं, सही बात है। ये कह रहे हैं भाषिक और सांस्कृतिक विविधता के कारण वे अपनी योग्यताओं का प्रदर्शन नहीं कर पाते। देखिए, बच्चा जो भी घर से लेके आता है वो उसकी समस्या नहीं बन सकती, कि बच्चे की विविधता, बच्चे का सांस्कृतिक ज्ञान, उसकी वजह से उसको प्रॉब्लम हो रही है। नहीं, उसको हम संसाधन, एक एसेट की तरह मानते हैं। तो इसको हम बाधा के रूप में नहीं देख सकते, बच्चे की संस्कृति को, बच्चे के समाज को, बच्चे की भाषा को। क्वेश्चन नंबर 96 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 96 देखिएगा, हल्का सा जूम करेंगे ताकि आपको देखने में कम समस्या हो। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 96 कहता है, कक्षा 5 का मंजीत अपने अध्यापक से अलग शैली में बात करता है, अपने मित्रों से कुछ अलग तरह से, और एक 2 वर्षीय बच्चे से कुछ अलग तरह से बात करता है। यानी क्लास 5 में पढ़ने वाला एक बच्चा है मंजीत नाम का, जो अपने दोस्तों से एक तरीके से बात करता है। आप भी ऐसे ही करते होंगे। ये एग्जांपल पता नहीं मैंने आपको कितनी बार दिया है, अगर आपने पुराने सेशंस देखे होंगे हिंदी पेडागोजी के, इंग्लिश पेडागोजी के, है ना। इंग्लिश पेडागोजी के तो स्पेशली अगर आपने देखे हैं सेशंस, तो मैंने ये बात आपके सामने बहुत बार रखी है, कि जब जैसे हम घर पे बात करते हैं वैसे हम अपने दोस्तों से बात नहीं करते, जैसे हम अपने दोस्तों से बात करते हैं वैसे हम अपने टीचर्स से बात नहीं करते, है ना। अभी जैसे मैं और निशा मजाक करते रहते हैं, तो जरूरी नहीं है कि हम सेम वे में, अगर मैं अपने छोटे भाई के साथ बैठी हूँ तो सेम वे में हम बात कर रहे होंगे, है ना। जब हम दोस्तों में होते हैं कई बार हम कह रहे हैं, अरे यार तू भी कैसी बातें करता है, पिताजी को बोलिए आप यार, है ना, 2 झापड़ लगेंगे। या फिर कुछ पिताजी तो आजकल के पेरेंट्स कुछ तो थोड़े नॉर्मल भी हो गए, उनके सामने आप बोल भी सकते हो, लेकिन फिर भी अंतर रहेगा। जो जिस तरह से आप अपने दोस्तों से बात करते हो, जिस तरह से आप अपने से छोटों से बात करते हो, और जिस तरह से आप अपने बड़ों से बात करते हो, ये क्या है? ये भाषा का प्रैग्मेटिक्स है ना। ये भाषा का प्रैग्मेटिक्स है। नहीं तो ज्यादातर घरों में तो अभी भी यही होगा, आपने बोला मम्मी यार, कि मैं तेरी यार लग रही हूं, है। तो ये क्या होगा? ये प्रैग्मेटिक्स है, कि जैसे आप अपने दोस्तों से बात करते हैं वैसे आप अपने घर वालों से नहीं करते, वैसे आप अपने छोटों से नहीं करते, जैसे आप घर में बात करते हैं वैसे आप ऑफिस में नहीं करते। ठीक है जी। तो ये क्या है? उपयोगितावादी एस्पेक्ट है भाषा का, इसको प्रैग्मेटिक्स कहते हैं लैंग्वेज का। ठीक है। तो ये क्या हुआ कि इसका तात्पर्य यह हुआ कि मंजीत जानता है कि सामाजिक स्थितियों में भाषा का प्रयोग किस तरह से करना है। भाषा के इस गुण को उपयोगितावादी या प्रैग्मेटिक्स कहा जाता है, कि आप प्रैक्टिकल यूज कहां कैसे करना है भाषा को, है ना। अर्थगत या प्रकृतिवादी या वाक्यगत, इन बातों का यहाँ कोई लेना देना नहीं है। ये बात जब मैं आपके साथ प्रैग्मेटिक्स, फोनीम, मॉर्फीम, ये सब जब हम डिस्कस करते हैं इंग्लिश में, तो उसी को ट्रांसलेट करके दे दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, या 97 कह लीजिए। पढ़िए एक बार और जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन क्या कहता है भाई? क्वेश्चन कहता है, एक माँ ने इस बात की ओर ध्यान दिया कि उसकी बच्ची कभी कभी ऐसे शब्द बोल जाती है जो न तो उसने कभी किसी वयस्क से सुने हैं, यानी ना तो किसी बड़े से सुने हैं, अडल्ट से, और न ही अपने भाई बहनों से सुने हैं, यानी वो शब्द घर में बोले ही नहीं जाते। माँ देख रही है, माँ तो ध्यान देती है बच्चों पर, तो कि बच्चा हमारा ऐसे शब्द बोल रहा है जो ना भाई बहन बोलते, ना घर में बोली जाती है भाषा या ये शब्द, और ना ही बाहर बोले जा रहे हैं। फोन की बात नहीं हो रही कि फोन में देख ले रहे हैं, आजकल तो ये भी एक ऑप्शन है ना कि फोन में देख ले रहे होंगे, ठीक है ना। तो मतलब वो आसपास नहीं बोले जा रहे, वो शब्द बच्चे ने सुने नहीं है बट वो बोल रहा है। इस बात को लेकर वह भ्रमित है, क्योंकि उसका मानना है कि बच्चे अपने परिवार और आसपास के परिवेश में लोगों का अनुकरण करके भाषा सीखते हैं। उसका यह मत किससे प्रतिध्वनित यानी मेल खाता है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, बस इसको बढ़ा चढ़ा करके इतने शब्दों में, इतनी लाइंस में बना दिया। अदरवाइज इतना एक लाइन का क्वेश्चन पूछा जाता था आज से पहले ये, इस बार इन्होंने पूरी कहानी बना के पूछा कि क्या आपने रट्टे लगाए हुए हैं क्वेश्चंस के, या जो थियरिस्ट हैं, चाहे वो स्किनर हो, पियाजे हो, नॉम चॉम्स्की हो, सिर्फ रट्टे लगाए हैं उनके, या फिर आपको पता भी है उनके बारे में कुछ। तो ये वैसा ही क्वेश्चन है, अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। बहुत बढ़िया जी, आप वेस्ट बंगाल से हैं, देश भर से हम लोग जुड़े हुए हैं। अक्रम,
चलिए आइए फटाफट से। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ 30% लोग इसका फर्स्ट ऑप्शन कह रहे हैं, है ना, यानी सबको इसका गलत आंसर देना है। 22% सेकंड ऑप्शन कह रहे हैं, 28% फोर्थ ऑप्शन कह रहे हैं। मतलब कोई भी मेजोरिटी में आप में से 50% लोग भी सही उत्तर दे नहीं पा रहे हैं इसका, जबकि इतना आसान सवाल है। इसकी जगह अगर मैंने ये लिखा होता आपके सामने कि स्किनर भाषा को कैसे, कौन मनोवैज्ञानिक है जो भाषा को अनुकरण से सीखने पर बल देता है, यानी इमिटेट करके, नकल करके हम भाषा सीखते हैं, तो आप चुपचाप से जवाब दे देते जी ये तो व्यवहारवादी हैं। और व्यवहारवादी कौन है? स्किनर हैं, है ना। लेकिन उन्होंने घुमा के क्वेश्चन पूछा है। चलो समझते हैं। इसका आंसर होगा व्यवहारवाद, बिहेवियरिज्म, जो की बात स्किनर कहते हैं कि बच्चा अपने परिवेश से अनुकरण करके, यानी नकल करके, उसने कार्टून में देखा कुछ, फिर वो बोलेगा तुतला करके, फिर अगली बार ठीक बोलेगा, यानी नकल करके भाषा को बोलता है। समझते हैं क्वेश्चन ने पूछा क्या था आखिर हमसे, और हमने गड़बड़ की क्यों। ठीक है ना, ये स्किनर ही गलत लिख दिया एक तो मैंने। हिंदी में और इंग्लिश के शब्दों में अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हैं स्किनर, हिंदी में ऐसे लिखा जाएगा, देखिएगा। ये वही स्किनर है जिनको आप आगे चल करके इनके चूहे के, इनके कबूतर के एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं। रेडिकल बिहेवियरिस्ट कहा जाता है इनको, है ना। चलिए इतना जानने की आपको जरूरत नहीं है, बहुत बातें इनके बारे में। एक माँ ने इस बात की ओर ध्यान दिया कि उसकी बच्ची कभी कभी ऐसे शब्द बोल रही है जो ना उसने आसपास सुने हैं, फिर वो बोल कहां से रही है, क्योंकि माँ को तो लगता है कि हम तो अनुकरण करके एनवायरमेंट से सीखते हैं। तो जो माँ को ये लगता है कि हम अनुकरण करके सीखते हैं, नकल करके सीखते हैं, ये बात क्या कह रही है, बाकी बात भूल जाइए, बस इतना बता दीजिए। इन्होंने क्वेश्चन में ये पूछा है कि हम अपने परिवार और आसपास के परिवेश में लोगों का अनुकरण करके भाषा सीखते हैं, यह मत, ये बात किससे प्रभावित है या मेल खाती है? तो ये व्यवहारवाद से मेल खाती है। स्किनर कहते हैं ऐसा कि हम अनुकरण करके भाषा सीखते हैं। ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार आया हुआ है स्किनर वाला कि अनुकरण से भाषा सीखना किसके द्वारा कहा गया है। आप कहते हैं बीएफ स्किनर, बुरहज फ्रेडरिक स्किनर के द्वारा, ठीक है ना। लेकिन इन्होंने इस बार ये डायरेक्ट नहीं पूछा। अब समझते हैं कहानी है क्या। देखो अब ये बच्चे के पास नए शब्द आ कहां से रहे। अब इसमें आप ले आइए नॉम चॉम्स्की को। नॉम चॉम्स्की कहते हैं हमारे अंदर क्या है, भाषा अर्जन यंत्र है, यानी बच्चे जो हम कहते हैं जनरेटिव ग्रामर है हमारे अंदर, हम जनरेट कर सकते हैं वाक्यों को, शब्दों को, तो वो वहां से बोल पा रहा है। लेकिन जो व्यक्ति नॉम चॉम्स्की में विश्वास ही नहीं रखेगा, वो तो किस में विश्वास रख रहे हैं कि अनुकरण करके सीखते हैं, कहीं आसपास से कहीं तो सुना होगा, नकल तो की होगी, किसी ने तो बोला होगा ये शब्द, तो ये अनुकरण क्या है, जबकि वो नया भी बना सकता है थोड़ा बहुत आसपास का मेल मिला करके। तो अनुकरण वाली बात स्किनर से मेल खाती है और यही इन्होंने पूछा था। जबकि जो नए शब्द बना करके बोल पा रहा है बच्चा, वो किससे मेल खाएगी, वो मेल खाएगी इनेटिस्ट यानी नॉम चॉम्स्की से, वो बात कि वो नए शब्द बना पा रहा है, ठीक है ना। वो कहीं ना कहीं वो आपके इनेटवादी या प्राकृतवादी भी कह देते हैं उनको, ठीक है ना। तो यहाँ पे और कुछ बनता ही नहीं है ऑप्शन में, व्यवहारवाद यानी स्किनर ऐसा मानेंगे इस मत। देखिए लास्ट में देख लीजिए क्वेश्चन ने पूछा क्या है। क्वेश्चन ने पूछा था कि परिवेश में लोगों का अनुकरण करके भाषा सीखने वाला मत कहां से आया है, तो ये व्यवहारवाद से आया है। स्किनर डायरेक्ट नहीं पूछा, बट बात वही आ गई। क्वेश्चन नंबर 98 देख लीजिए अब और समझते हैं कि क्या हमसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 98 बोल दीजिएगा। कौशलों के उस समूह को क्या कहेंगे जो बच्चे औपचारिक पठन निर्देश शुरू करने से पहले विकसित कर लेते हैं और जो बाद के अकादमिक कौशलों के लिए बुनियाद प्रदान करता है। ये क्वेश्चन भी इंग्लिश पेडागोजी में बहुत आता था, इस बार हिंदी में इन्होंने ट्रांसलेट कर करके आपके सामने पटक दिया है, ठीक है जी। तो कौशलों के उस समूह यानी स्किल्स, 4 कौशल होते हैं आपकी भाषा में, हिंदी हो इंग्लिश हो, है ना, जिसको हम सूबोपाली कहते हैं हिंदी में और LSRW कहते हैं इंग्लिश में। सूबोपाली का मतलब क्या है, सू मतलब सुनना, वो मतलब बोलना, प फॉर पढ़ना, ली फॉर लिखना, सूबोपाली। ये हमने शॉर्ट फॉर्म बनाई हुई है, ये किसी किताब में आपको नहीं मिलेगी, है ना, कि सूबोपाली ही बोलते हैं। ये हमारे बहुत सारे फंडे हैं जो मैंने और आपने मिलकर के बनाए हुए हैं। तो LSRW की अगर हम बात करें, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, ये ही हिंदी में 4 कौशल हैं, सूबोपाली। अब इन कौशलों का कुछ समूह होगा, कौशलों के उस समूह को, अब इसमें सुनना हो सकता है, पढ़ना हो सकता है, बोलना हो सकता है, चारों भी हो सकते हैं, यानी कौशलों का उस समूह को क्या कहेंगे जो बच्चे औपचारिक पठन निर्देश शुरू करने से पहले, यानी स्कूल जाने से पहले, अभी उनको पढ़ना लिखना सिखाया नहीं गया प्रॉपर, लेकिन वो कुछ ना कुछ तीरंदाजी करते रहते हैं। किसी बच्चों को आप पेन दे दीजिए, वो ऐसे घिसट के कुछ स्क्रिबल करता रहेगा, है ना। किसी बच्चों को आप बुक दे दीजिए, जैसा कि मैंने अभी आपको फोटो में दिखाया था कि किसी बच्चे को आपने बुक दे दी। अब इस बच्चे को जरूरी नहीं है पढ़ना आता हो, बस उसको आपने एक पिक्चर बुक बोलते हैं इसको, बिग रीडिंग बुक्स भी कह देते हैं, हालांकि वो वाली नहीं है, ये अल्फाबेट वाली बुक है। अब इसमें क्या है, जी के सामने गोट बनी हुई है, एक बकरी बनी हुई है, ऐसे ही हम क के सामने कमल बना हो सकता है, कलम बनी हो सकती है, हिंदी में भी आती है। जरूरी नहीं है बच्चों को पढ़ना आता होगा, ये जन्म से लेकर के और प्री स्कूल ईयर्स तक यानी अर्ली चाइल्डहुड तक, पूर्व बाल्यावस्था तक ये बात लागू होती है, कक्षा 1 से लेकर दूसरी तक
जन्म से लेके वहां तक चलती है जब तक वो पढ़ना नहीं सीख जाता। इसको एमरजेंट लिटरेसी स्टेज कहते हैं। ठीक है जी, कि अब बच्चा अनुमान लगा रहा है यहां देख करके, जरूरी नहीं है बच्चे को पढ़ना आता है, बिल्कुल भी नहीं। आपने किताब दे दी, वो उसको पलट पलट के देखता रहेगा, चित्र देखता रहेगा, उसके साथ कौन सा शब्द बना हुआ है वो देखता रहेगा जोड़ के, है ना, कि यहाँ पे के साथ काइट बनी हुई है ना, जी के साथ गोट बनी हुई है। तो वो ये पढ़ना सीखने से पहले की स्टेज है जिसको एमरजेंट लिटरेसी स्टेज कहते हैं, जिसमें बच्चा सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, इनके बारे में जो भी उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो सकती है अपनी तरफ से, कुछ भी वो कीलम काटी कर रहा होगा, कोई मतलब नहीं होगा, उसके हाथ में पेन आ गया, कुछ भी ड्रॉ करेगा जिसका मीनिंग नहीं है ना, लिखने की कोशिश करेगा, सुन के फिर कुछ बोलने की कोशिश करेगा, पढ़ के किताब में ऐसे बिहेव करेगा जैसे बड़ा पढ़ना आता हो उसको। तो वो एमरजेंट लिटरेसी स्टेज होती है कि अभी वो सीख रहा है, एमरजिंग है उसके अंदर से लिटरेसी, साक्षरता सीख रहा है। ठीक है ना, तो ये एक बेसिक सी बात है, इसको समझते हैं यहाँ पे। तो इसको क्या कहेंगे हिंदी में? इसको कहते हैं उद्गामी साक्षरता, एमरजेंट लिटरेसी।